गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज हम 2024 AMU का 9th एंट्रेंस का मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। हमने कल पिछला जो सेशन था जो आपने देखा होगा उसमें 2025 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 9th का एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होता है उसका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो डिस्कस किया था। पूरा डिटेल्ड हमने उसको देखा था कि उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आए हैं और क्या उनको कंसेप्ट होता है सॉल्व करने का और किस तरह से हम उसको थोड़ा सा ऑप्शन से भी किया जा सकता है अगर हमें टाइम बचाना है तो। आज हम करेंगे 2024 का। और जैसे मैंने कल बात की थी आपके साथ कि जामिया के हम कर चुके थे, AMU के हम कर रहे हैं, तो एक कंपैरिजन भी हो रहा है कि किस में लेवल का थोड़ा सा अप है और कहाँ पर वक्त को बचाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ काम करने की और जल्दी करने की भी कोशिश की जाए। तो उस पैमाने पर भी हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो 2024 के जितने क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के वो हम डिस्कस करने वाले हैं और वैसे डिटेल डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने 2025 का किया था। और कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आए और जो चीज़ें आपको आती हैं वो और बेटर हों और उसको एक अच्छा सा आइडिया मिले प्रॉपर और एक इंटरेस्ट डेवलप हो और तैयारी में और एक बेहतरीन तरीके से ऐड ऑन हो जो भी हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इमरान यूनुस और वेलकम करता हूं आपका द हिंद गुरु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बेटा, तो हम 2024 का पेपर करने वाले हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फैक्टर्स ऑफ √3x² + 11x + 6√3। इसके फैक्टर्स करने हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट से। और देखा जाए तो इन्होंने इसमें सर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, रूट की वैल्यू दे दी है थोड़ा सा, ताकि कुछ बच्चे तो देखते एकदम से परेशान होते हैं कि अब कैसे किया जाएगा। तो मैंने कहा ना आपसे, जैसे मैं पिछले सेशन में भी बात कर रहा था कि एग्ज़ामिनेशन जो जितने भी एंट्रेंस के हैं इसमें यही होता है कि कंसेप्ट आप जानते हैं, उसमें एक थोड़ा सा कुछ ऐसा किया जाता है कि हाँ इसमें अगर हमने इस पॉइंट को इसमें रेज़ कर दिया तो अब कितने बच्चे हैं जो कि वहाँ पर खड़े रहेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं देखते ही हार मान जाएंगे, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, या कुछ ऐसे जो करने की कोशिश करेंगे लेकिन प्रैक्टिस ना अच्छी होने की वजह से उसमें फंसेंगे, टाइम पर बात करेंगे। उसी वजह से ही कंपटीशन निकलता है। कुछ बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं, इस वजह से ही वो जो कंपटीशन की रैंक होती है ऊपर नीचे होती है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से रखे जाते हैं कंपटीशन को अच्छा करने के लिए। अब करना किस तरीके से, तो आप इसको अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के लिए तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। लेकिन एक बात जो हम देखते हैं, मैं पहले आपको ये क्वेश्चन लिख देता हूं, इसके फैक्टर करने हैं। अब बेटा ये है क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c। हम जानते हैं इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका क्या है कि a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। तो जैसे मल्टीप्लाई करा और जो मिला हमें उसके हम फैक्टर्स करके b के टुकड़े करते हैं, यही हम करते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट में। मैं यहाँ देखता हूँ √3 और 6√3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस प्लस पॉजिटिव ही आता है। तो अगर ये मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आए तो जो दो हमारे टुकड़े होंगे या तो वो दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस माइनस प्लस, या वो दोनों प्लस के होंगे। ये बात हमें पता होती है पहले से, तो इससे हम हमारा टाइम बचा सकते हैं। कैसे कि हमने इनको देखा मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव आया, तो वो जो फैक्टर आएंगे इस तरह के फैक्टर जो आएंगे उन फैक्टर्स में या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई कर कर कैसा आ रहा है, a और c को पॉजिटिव आ रहा है। तो वो a और c को मल्टीप्लाई करके अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो तभी पॉजिटिव हो सकता है कि जब ये जो बीच के नंबर्स हैं ये दोनों जो टूटेंगे, अगर वो माइनस माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस करके प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, या दोनों प्लस प्लस होंगे तो प्लस हो जाएगा। अब मैं एग्ज़ाम में हूँ, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने सवाल को पढ़ा, मैं ये सब जानता हूँ, ये सब तो मैंने आपको बताया है, अभी इसमें टाइम गया, बल मैं तो पहले से जानता हूँ। मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने समझा, मैंने फट से देखा, ये प्लस प्लस प्लस, तो या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस। माइनस प्लस ये तो नहीं चलेगा, माइनस प्लस ये तो नहीं चलेगा, और प्लस प्लस माइनस ये भी नहीं चलेगा। तो a और c तो गए, बचे ये दोनों चलेंगे, है ना, b और d। अब इसमें ये तो मैंने अभी इनको देखा, अब मैं इनको देखूंगा कि b जो होता है जिसके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं उनका साइन क्या है। अगर ये नेगेटिव होता तो इसका मतलब वो दोनों माइनस के थे, दोनों माइनस माइनस प्लस होके माइनस होता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों भी प्लस के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फेल। कौन है, ऑप्शन डी, x + 3√3
और √3x + 2। सॉल्व करना ही नहीं है, विद इन 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ। कुछ बच्चों का तो 10 सेकंड में ही आ जाएगा, 15 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। उन्होंने यहाँ देखा, इसको काटा, इधर आए, इसको देखा, इसको काटा, ये खट आंसर मारा और चले गए। ठीक है, अब बात आती है सॉल्व करने की, कि इसको अगर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना पड़े तो हम किस तरह से करते हैं। तो देखें बेटा, तरीका क्या है करने का। तरीका यह है कि हम सबसे पहले √3 को 6√3 से मल्टीप्लाई करें। तो √3 को हमने 6√3 से मल्टीप्लाई करा, √3 3 6 18 हुआ। अब मुझे इसको तो एज इट इज़ लिख देना है, और ये जो b होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, इसके हम इसको स्प्लिट करते हैं ना, इसको स्प्लिट करते हैं, 2 टुकड़े इसके करेंगे। अब 11 आना चाहिए प्लस माइनस क्या करके, दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके आए तो या तो दोनों को प्लस करके 11 आना चाहिए, या माइनस माइनस के दोनों को लेके 11 आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि मेरा पॉजिटिव आया है ये 18, तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं 9 और 2, तो 9 2 18। तो मैं माइनस माइनस ले ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे तो प्लस लेना है। तो मैं दोनों को पॉजिटिव लूँगा ताकि 9 और 2 मिलकर कितना हो जाए 11। अब ये 11 हो गया, ब्रैकेट मैंने अंदर रखा था इस वजह से ताकि 11 को सीधा तोड़ सकूँ, 9 और 2 11। अब इसको आगे करना है, √3x² + 9x और प्लस का 2x और प्लस का 6√3। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे आप, तो ये √3x² मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो। कैसे करते हैं पूरा बता रहा हूँ आपको। 9 को हम लिखेंगे 3 × 3, और फिर उस 3 को भी हम तोड़ देंगे √3 × √3, और एक 3 रहेगा, तो √3 × √3 × 3x, तो ये बना 9, √3 × √3 3, 3 3 = 9x, परफेक्ट है। ये 2x रहा, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, और साथ में है √3। अब इनमें से कॉमन √3 और x दोनों कॉमन आ रहा है, तो √3x, √3 से √3, x से x बचा कौन x, √3 से √3, x से x बचा कौन 3√3। इस तरफ आ जाते हैं, इनमें से कॉमन 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा x, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा 3√3। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से कॉमन, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट चला जाएगा x + 3√3 और √3x + 2। तो आंसर हमारा क्या बना x + 3√3 और √3x + 2। दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है फैक्टर करने का इसका तरीका प्रॉपर, जो कि हम किससे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। नेक्स्ट है बेटा, इन अ फॉल्ट देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1000 मैन। 1000 लोगों के लिए सफिशिएंट फूड है 20 दिन के लिए। कुछ लोग छोड़कर चले गए, तो 25 दिन तक चला वो खाना, तो कितने लोग छोड़कर गए हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल है बेटा, है ना, क्योंकि लोग ज़्यादा तो खाना कम दिन तक चलेगा, लोग कम हो गए तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। जैसा हम जानते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी दूसरे के इन्वर्स होती है, वहाँ से हम लिखते हैं एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या k लिखते हैं उसको हम, है ना, कांस्टेंट। और फिर हम इसी को लिखते हैं x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, जब हम दो क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक तरफ x1 y1 है, दूसरी तरफ x2 y2 हो जाएगा। इसमें क्या तरीका है, पहला 1000 मैन 1000 लोग थे, फूड कितने दिन तक चलता था 20 डेज़ तक। फिर मैन हमें पता नहीं, लेकिन फूड कितने दिन तक चला 25 डेज़ तक। 25 को हमने इधर लिया, 1000 × 20/25 इज इक्वल्स टू x2। 25 4 100 होता है, 25 4 100 तो 40 बचा। 40 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो कितना बना 800। इसका मतलब कितने लोगों के लिए फूड है वो 800 लोगों के लिए। थोड़ा सा इसमें अलग किया है, इसमें ये पूछा है कितने लोग चले गए छोड़कर, तो 1000 पहले थे, अब बचे हैं 800, तो कितने लोग चले गए 200 लोग। इसका मतलब 200 मैन लेफ्ट दैट फोर्ट। समझ गए होंगे बेटा आप लोग। 56 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, सेम वर्क इन 14 डेज। बिल्कुल वही सवाल है बेटा, फिर से है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शन का, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। क्या कहा जा रहा है कि पहले 56 मैन है,
तो वो एक काम को 42 डेज़ में कर लेते हैं। 56 महीने तो पूरा काम ख़त्म कर देते हैं 42 डेज़ के अंदर। अब वही सेम काम को अगर हमें 14 डेज़ में कराना है, कितने दिन में कराना है? 14 डेज़ में कराना है, तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? सीधी सी बात है, जब हम सेम काम को कम दिन में करवाना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ़ मैन ज़्यादा चाहिए, है ना। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो यहाँ से निकाल लेंगे इसका नंबर हम। तो 56 × 42, 14 इज़ इक्वल्स टू x2। 14 3 42 होता है बेटा, और 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है 168। तो 168 मैन हमें ज़रूरत पड़ेगी इस काम को पूरा करने के लिए 14 डेज़ में। द रेशियो बिटवीन रेट्स ऑफ वॉकिंग ऑफ A एंड B इज़ 3:4। A और B की वॉकिंग का रेशियो 3:4 है। इफ़ द टाइम टेकन बाई B टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज़ 24 मिनट, B 24 मिनट लेता है कवर करने में एक डिस्टेंस को, तो A कितना टाइम लेगा? तो बेटा फिर से वही सवाल है, कैसा कि A है ना, A और B का रेशियो दिया हुआ है, वॉकिंग रेट A और B का 3:4 दिया हुआ है। इसका मतलब A अगर 3 चलता है तो B 4 चलता है, ये है। तो ये कहा जा रहा है कि B जो है वो कितना कवर कर रहा है टाइम? 24 मिनट लग रहे हैं एक डिस्टेंस को कवर करने में, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में A को कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। आप अगर चाहें तो कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल क्या होता है, कंसेप्ट के हिसाब से तो ये होता है कि हम जानते हैं स्पीड है ना इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर रेट जो वॉकिंग का दिया हुआ है A और B का 3:4 दिया हुआ है, हम इसको यही मान लेते हैं स्पीड A की और स्पीड B की। स्पीड A और स्पीड B का रेशियो 3:4 है, स्पीड B की ज़्यादा है A से चलने की, ठीक है बेटा। और टाइम दिया हुआ है B का, टाइम B का दिया हुआ है, टाइम B का दिया हुआ है। जो टाइम B कवर करने में उसे कितने टाइम लगता है? 24 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हम आ जाते हैं, हम जानते हैं दोनों को सेम डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो D1 इज़ इक्वल्स टू D2। जो दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो सेम कवर कर रहे हैं। यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस का? डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा स्पीड इनटू टाइम। क्या बनेगा? स्पीड इनटू टाइम। तो मैं वही लगा सकता हूँ, D1 के लिए क्या होगा, या DA लिख दूँ इसको बेटा मैं, DA और DB के डिस्टेंस जो A ने कवर करी, डिस्टेंस जो B ने कवर करी, दोनों सेम है। तो डिस्टेंस आएगी मेरे पास स्पीड ऑफ A मल्टीप्लाई टाइम ऑफ A, और डिस्टेंस ऑफ B क्या होगा? स्पीड ऑफ B मल्टीप्लाई टाइम ऑफ B। अब स्पीड ऑफ A मुझे निकालना क्या है? मुझे टाइम निकालना है B का, तो मैं स्पीड ऑफ A निकाल लेता हूँ यहाँ से। क्या निकलेगा स्पीड ऑफ A? स्पीड ऑफ A निकलेगा 3/4, स्पीड ऑफ B जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँगा। स्पीड ऑफ A क्या मिला मुझे? 3/4 इंटू स्पीड ऑफ B। और टाइम कितना है A का? 24 मिनट्स है, नहीं B का टाइम है, B का टाइम है, तो SB तो इतना ही रहेगा, और B का टाइम कितना है? 24 मिनट्स। मुझे क्या निकालना है बेटा? TA निकालना है। तो TA कैसे निकलेगा? SB मल्टीप्लाई 24, ये 4 डिनोमिनेटर का तो न्यूमरेटर में चला गया, और 3SB और TA नीचे आ जाएगा, 3SB और TA, सॉरी TA तो हमें निकालना था, तो 3SB। अब यहाँ से क्या मिला मुझे? SB से SB कैंसिल आउट हो गया, 3 से बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, 8, तो 8 4 32, 32 मिनट लगेंगे उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है कैसे। स्पीड का रेशियो दिया हुआ था उनका, वॉकिंग रेट है ना, किस रेट से वो चल रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4। वहाँ से मैंने A की स्पीड निकाल ली 3 टाइम्स SB/4। टाइम B का दिया हुआ है 24 मिनट्स। अब डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का रिलेशन ये होता है, वहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकला स्पीड इनटू टाइम। दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बाई A डिस्टेंस बाई B दोनों की सेम है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से उठाकर इसमें A रखा, इसमें B रखा। अब मुझे स्पीड ऑफ A मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ टिका दिया मैंने, और स्पीड ऑफ B ऐसे कैसे, TB मुझे T4 दे रखा है, बाकी मैंने ट्रांसपोज करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। दिस इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट जो हमें इस्तेमाल इसमें करना है।
आप अच्छे से जानते हैं, सवाल को पढ़कर आप समझ गए प्रॉपर कि ये एक इन्वर्स रेशियो का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ये इन्वर्स रेशियो का तो क्वेश्चन हुआ कि एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो एक को टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड जिसकी कम है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसे टाइम कम लगेगा। तो ये वही हो गया कि इसमें स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ना। स्पीड इन्वर्स प्रोपोर्शन में है किसके, टाइम के। तो एस टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एस टी कांस्टेंट जैसे मैंने अभी कराया, तो मैं फट से लिख दूंगा एस ए टी ए और एस बी और टी बी, और यहाँ से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, सीधा यहाँ पहुँच जाऊँगा, और यहाँ की मैं वैल्यू रख दूंगा एस ए कितनी है, ऐसे 3 टी ए कितना है पता नहीं, तो टी ए तो निकालना है। अच्छा एस बी कितना है, एस बी 4, और टी बी कितना है, टी बी 24। अब ये 3 नीचे जाके 24 को काटेगा 8, और 8 चौक 32 आ जाएगा। तो ये इतने से में हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन से इसे कर सकते हैं, और ये मैंने एक्चुअल आपको समझाया। अब कोई कहेगा सर क्यों समझाया जा रहा है, तो बस ऐसे सब्जेक्ट पता होना चाहिए ना कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। बाकी उसमें तो कम टाइम में आपको प्रॉपर अपना वक्त बचाते हुए क्वेश्चन को पूरा करना है। वहाँ ये नहीं दिखाना कि मुझे कितना आता है या मैंने ऐसे कर आया था, वो कौन पूछेगा। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, कम वक्त में क्वेश्चन को वहाँ अटैम्प्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, और बिल्कुल जहन भारी ना हो, एक तरीके से प्रॉपर काम करता रहे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के सेक्शन को आपको वहाँ पर अटैम्प्ट करना है। तो इसलिए ज़रूरी है वहाँ पर कूल रहते हुए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस को बनाते हुए आगे बढ़ते जाएं, वक्त को बचाते जाएं, और अपना सिलेक्शन लेकर गारंटीड ही वहाँ से उठें। तो इस वजह से हम जानते हैं, और ये हमने प्रैक्टिस में रखा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से कर देंगे। देखें द यूनिट डिजिट ऑफ 81 दिस ये बात हुई थी हमारी कल के लेक्चर में भी, बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन भी दिया हुआ था, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेकिन पूछा क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। हम बात करेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट की। तो मैंने क्या कहा था, बेटा ऐसे सवाल में देख लेना, अगर यूनिट पे 2 और 5 मिल जाए तो मल्टीप्लाई होकर 10 बनता है। 10 बनता है तो किस पे ख़त्म होगा, हमेशा 0 पर ख़त्म होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 गायब कर दिया, 5 उन्होंने गायब कर दिया है। इसका मतलब मेरा आंसर 0 तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 2 5 10 होना चाहिए था, वो उन्होंने गायब कर दिया। तो मैं अब क्या देखूंगा, सिर्फ यूनिट प्लेस वाले डिजिट देखूंगा जल्दी जल्दी। जैसे 1 2 2 2 3 6 6 4 24 आया, ये मल्टीप्लाई होकर यूनिट डिजिट पे कौन है यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर 6 7 42, तो यूनिट डिजिट पे कौन है 2। और फिर 8 9 72, यूनिट डिजिट पे कौन है 2। मेरे काम का कौन है, मेरे काम का सिर्फ यूनिट डिजिट है 4 2 और 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 8 और 8 2 16, तो यूनिट डिजिट पर क्या मिला मुझे 6। आंसर क्या है मेरा बेटा 6, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब है जिस पर वो ख़त्म होता जा रहा है, तो वही मल्टीप्लाई होंगे, तो वो ख़त्म होने पर वही डिजिट देगा जो उनके आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर लेकर आ रहे हैं। नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल इसी तरीके से कोई कहे 173 इंटू 24 इंटू 39 कितना होगा, और पूछ ले एंड किस पर होगा ये, तो बेटा कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है बस। 3 4 12 और 12 9 108। इसका मतलब ये नंबर किस पे ख़त्म होगा, 8 पर ख़त्म। इतना सा होता है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 34। रिमाइंडर मांगा है जब ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो, 34 से। तो बेटा इसको डिवाइड करना पड़ेगा 34 से। तो हम इसको देखेंगे जल्दी से, कितना बना 7 7 14 8 22 5 27 और 3 30 का 0 कैरी लगा 3 और 9 12 और 5 17 और 7 24 और 7 31 और 7 38 कैरी लगा 3 और 1 4 480 बनाइए। 480 को 34 से डिवाइड करा, 34 1 ज़ा 34 मिला 140 और 34 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12 और 2 14 ज़्यादा हो गया। 4 4 ज़ा 16 कहीं लगा 1 4 3 ज़ा 12 13 सॉरी 136। क्या मिल रहा है बेटा रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4, ठीक है। सिंपल सा है, बस डिवीज़न अलगोरिथम है, डिवीज़न करना है बस। ये जितना था उसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दीजिए। ऐड करा आपने 480 आया, 480 को डिवाइड करा 34 बंदा 34 4 1 बचा 140 3 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 4 4 ज़ा 16 कहीं लगा 1 4 3 ज़ा 12 और 1 13, बिल्कुल सही है। हमारे पास क्या मिला हमें 4, ठीक है बेटा।
अगला है हमारे पास बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है कि दिस होल स्क्वायर और दिस होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो प्रॉपर तो ये इस तरह से है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 1/400, तो वाई स्क्वायर अपॉन 400, इस पर है स्क्वायर और माइनस, और फिर आगे है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400, और उस पर भी क्या है, स्क्वायर। ठीक है, उस पर भी स्क्वायर है। तो ये मैं अगर देखता हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है। थोड़ा सा बेटा मैं स्मार्टनेस दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेरे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस सबके साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर ये पॉजिटिव वाले कट जाएंगे, बचेगा माइनस 2ab और माइनस 2ab, और माइनस 2ab कितना बनेगा बेटा, माइनस 4ab। तो ये आंसर है मेरा। तो मैं बस आंसर यही लूँगा, माइनस 4ab। a कौन है, a है 2x स्क्वायर और b कौन है, b है y का स्क्वायर अपॉन 400। तो यहाँ पर 4 से 400 कटा बेटा 100 आया, और 2 से 100 कटा तो 50 आया। तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 50, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 50। इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, a स्क्वायर फिर 4 पावर आएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया गड़बड़ तो मामला बिगड़ जाएगा। हम ये देखेंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि a और b दोनों में सेम है। तो मैंने झट से देखा a माइनस बी a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या मिलता है आंसर, माइनस 4ab। तो माइनस का 4, a कौन है मेरे पास 2x स्क्वायर और b कौन है मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 400। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ टीवी वर्थ ₹7,200 इज ऑफर्ड फॉर सेल एट ₹4,800, एट ₹4,800। व्हाट परसेंट डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यूरिंग द सेल। डिस्काउंट कितना मिला है ये बताना है हमें। सेल पर क्या हुआ है कि एक्चुअल प्राइस उसकी, मार्क्ड प्राइस जो है ना, वो मार्क्ड प्राइस वो 7,200 है और सेल किया गया उसे 4,800 रुपये में। तो बेटा डिस्काउंट तो मिला। अब डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो 7,200 माइनस 4,800 ये मिला हमें 2,400, 2,400 रुपये का डिस्काउंट। अब वो कह रहा है परसेंट बताओ, डिस्काउंट परसेंट। तो किसी का भी परसेंट निकालना बेटा बहुत आसान होता है। डिस्काउंट परसेंट का मतलब डिस्काउंट की परसेंट। तो ऊपर तो आएगा डिस्काउंट जो मिला, नीचे आती है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मतलब मार्क प्राइस 7,200 और मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या आया ये 2,400, 100 कट के और 24 से 72 कट के 3 आएगा। तो क्या मिला 100/3, 33 पॉइंट समथिंग। तो डायरेक्ट इन्होंने 100/3 ही दे रखा है। तो यही आंसर है बेटा इसका, 100/3%। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। ABCD is a rhombus in which the altitude from D to side AB bisects AB। ABCD एक रोम्बस है जिसमें एल्टीट्यूड मतलब जो परपेंडिकुलर आता है D पॉइंट से AB के ऊपर, वो AB को ही बाइसेक्ट कर देता है। तो एंगल A और एंगल B उसमें क्या होंगे। तो एक रोम्बस जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इस तरह से नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे अगर बना देंगे तो आप वो स्क्वायर हो जाएगा, हल्का सा वो तिरछा रहता है। लेकिन इसमें इसने ये कहा है कि एक परपेंडिकुलर आ रहा है जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब वो बीच में इस तरह से आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें फिगर लेना पड़ेगा, ऐसे। समझें आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इस तरह से कह रहा है रोम्बस ऐसे, और साइड्स थोड़ी बड़ी रखना ताकि ऐसा लगे कि सारी साइड्स बराबर हैं, ये सारी साइड्स इक्वल हैं। ये इस तरह से ये रोम्बस हमने ले लिया। ठीक है, ये रोम्बस है ABCD, ABC और D। अब ये कह रहा है कि D से एक एल्टीट्यूड आया, D से एक एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। तो ये भी कुछ गलत सही बना है, हमें यहाँ लेना चाहिए थोड़ा और तिरछा। हमें D से एल्टीट्यूड दिखाना है A के ऊपर और वो इस ABC के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, AB के ऊपर, और AB को वो बाइसेक्ट करेगा मतलब बिल्कुल बीच में आएगा। अब इसको मिला देते हैं,
ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। तो ये एक रोम्बस है, उस रोम्बस में ए बी सी डी इस तरह से, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर आया है ए बी के ऊपर, मान लेते हैं इसका नाम हम एम, ये परपेंडिकुलर आया है, और ये इस तरह से आया है कि ए एम जो है ना वो बराबर है किसके, एम बी के। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि उसने कह दिया है कि डी से जो परपेंडिकुलर आया है उसने उसे बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो ये बाइसेक्ट हो गया है। अब ये जो रोम्बस है ये ट्रेपीजियम नहीं है बेटा, है ना, ये रोम्बस ही है, थोड़ा सा इसलिए बनाया है ऐसे तिरछा करके कि इसका परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर दिखा सकूं। परपेंडिकुलर सीधा भी होना चाहिए ना, ताकि ये ना लगे कि परपेंडिकुलर में टेढ़ा गिरा रखा है, उस हिसाब से थोड़ा सा तिरछा बनाया है। बस चारों साइड इक्वल है इसकी, ठीक है, हर एक साइड इक्वल है, ये सब साइड इक्वल है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है, चारों साइड इक्वल है, ठीक है। ए एम बी एम के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है एंगल ए और एंगल बी कितना होगा, मतलब हमसे ये मांगा गया है कि ये एंगल बताइए आप और ये एंगल बताइए आप कितना होगा, एंगल ए और एंगल बी। तो मेरा काम बेटा इस एंगल ए को निकालने का है कि ये एंगल ए निकल जाए मेरे पास, तो एंगल बी तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ये जितना आएगा उसका 180 होगा सम। देखो आप को इंटीरियर ही हैं, 60 120 180 180 180 180, तो एक एंगल निकल जाए बस, दूसरा निकल जाएगा। और पहले क्या बोला है, एंगल ए, फिर बोला है एंगल बी, तो हम एंगल ए निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये बेटा हम कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या क्या बना, ये साइड कॉमन, ये साइड बराबर, और ये 90 90 बराबर, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर, तो ये भी कितनी हो गई, ए हो गई। अब ये बेटा ए, ये भी ए और ये भी ए, तो ये वाला ट्राइंगल कौन सा हो गया, इक्विलैटरल, तीनों साइड बराबर। और इक्विलैटरल के लिए एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री, तो 100% बी की कितनी होगी, 120 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 और 120। कैसे किया वापस समझो, इसमें मैंने इसे ज्वाइन किया, इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई, कैसे, ये डीएम कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, ये एंगल 90 का इधर है, ये एंगल 90 का इधर है, तो ये साइड ये एंगल बराबर हो गए। फिर ए एम और एम बी आपस में बराबर है, साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाई CP/CT डी ए किसके बराबर हो जाएगी, डी बी के, तो ये ए है ये भी ए हो जाएगी। अब ये तीनों साइड इस पूरे ट्राइंगल की, बड़े वाले की, ए तीनों ए हो गई, तो ये बन गया इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 होता है, तो एंगल ए कितना हो गया, 60। जैसे ही ए 60 हुआ तो ए के सामने बी को इंटीरियर एंगल है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120। ठीक है बेटा, फिगर को बनाकर ही करने वाला क्वेश्चन है, लिखना कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई हमें सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं है, बस मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे होता है। ठीक है, इसमें इन ट्राइंगल बता देता हूँ, कुछ बच्चे अगर सोचें कि इन ट्राइंगल, अब मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ, DAM, ये सब आपको क्लासरूम से बताया गया होगा कि DAM और DBM, ठीक है, DBM, DAM और DBM, इस इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या बना, एक ये साइड DM बराबर आई किसके, DM के ही आई। कैसे आया, यहाँ से भी DM और यहाँ से भी DM कॉमन हो गई। फिर एंगल आया, एंगल कौन सा, DMA। लिखने का तरीका हम ये सिखाते हैं कि बेटा DMA किया तो A को आगे बढ़ाया, तो यहाँ से B आगे बढ़ेगा, तो एंगल DMB बनेगा। बिल्कुल सही है, DMA और DMB क्या है, ये ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और ये क्यों बराबर हैं, ये है कॉमन, ये है कॉमन। और तीसरा क्या बना, AM और BM, AM और BM, ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये गिवन है। तो क्या मिल गया मुझे, मुझे मिल गया बाई साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है,
ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल DAM कॉन्गुरेंट हो गया है किसके, DBM के। और जैसी कॉन्गुरेंट हुआ तो CPCT होती है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गुरेंट ट्राइंगल, CPCT। उससे कोई भी चीज़ बराबर हो जाती है तो DA DB के बराबर हो गया, हर साइड बराबर एंगल बराबर। तो जैसे ही DA और DB बराबर हुआ तो इसका मतलब ये है कि DA DB और AB तीनों बराबर हो गए A के। तो जैसे ही बराबर हो गए तो ट्राइंगल DAB कैसा बन गया, इक्विलैटरल। और जैसे ही ये इक्विलैटरल बना तो एंगल A कितने का हो जाएगा बेटा, 60, क्योंकि हर एंगल 60 का है। एंगल A 60 का होगा, जैसे ही एंगल A 60 का होगा तो एंगल B कितना हो जाएगा, 120। तो ये तरीका हो गया करने का, ठीक है। इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी से हम इस ट्राइंगल को करके और आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं कौन सा एंगल, एंगल A। उसके बाद बात किसकी हो जाएगी, एंगल B की। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। Now, 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 3:7:6:4. The sum of the greatest and the smallest angle. बहुत आसान है, 4 एंगल हैं 3:7:6:4। जब भी रेशियो में दिया हो तो बेटा सबको ऐड करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी होती है, और चारों एंगल का सम कितना, 360। ठीक है, चारों एंगल आपको इस रेशियो में दे रखे हैं 3, 7, 6, 4। एक रेशियो से मल्टीप्लाई करा हमने, कांस्टेंट एक वेरिएबल x लेकर या k कुछ भी ले सकते हैं, और उसको 360 के बराबर रखा। ये बना 10, 16, 20, तो ये 20x और 360, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 360/20, जो कि कितना दे गया, 18, है ना। अब मुझसे क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन है, 7, स्मॉलेस्ट कौन है, 3। तो मैं 7x निकाल लूँगा, 7 × 18 ये मिला 126, और फिर मैं 3x निकाल लूँगा, 3 × 18 ये मिला मुझे 54। इसने इन दोनों का सम मांगा है, दोनों को जोड़कर बता दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ रहा है, 180 डिग्रीज, 180। ठीक है बेटा, आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है क्वाड्रिलेटरल की। वहाँ से हमने ये निकाला, रेशियो जो उसने लिया था कॉमन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 और 3 से, ताकि वो एंगल की एक्चुअल निकल जाए, मेजर जितने का है वो, और उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। नाउ अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग है उसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल हैं, आइडेंटिकल हैं हर तरह से। तो एक बॉल अगर उसमें से हम निकालें बगैर देखे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है बेटा प्रोबेबिलिटी, जो कि आगे की क्लासेस में भी आप लोग पढ़ेंगे। तो टोटल पहले हम निकालते हैं इसमें कि टोटल आउटकम्स कहा जाता है इन रिजल्ट्स को। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर जितने भी बॉल्स हैं वो टोटल वो 6 हैं, तो ये टोटल आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ई का मतलब होता है इवेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, घटना के घटने की, है ना, किसी भी इवेंट के होने की। क्या इवेंट हो रहा है यहाँ पर, ये इवेंट हो रहा है कि हमें रेड बॉल निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि कितने आउटकम्स फेवरेबल मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उस इवेंट को होने के लिए। और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं टोटल, वो नीचे आते हैं। अब बेटा हमें रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल को सपोर्ट कौन करेगा, फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, जिनसे रेड बॉल आ जाए। तो जितनी ही रेड बॉल हैं वो सारी की सारी फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो रेड बॉल्स हैं कितनी, 4, और टोटल नंबर कितना है, 6। तो आंसर क्या मिला, 2/3। बहुत आसान सा सवाल। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो आपको क्या करना होता है कि फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, ये दोनों की बात देखनी होती है बस। तो फेवरेबल और टोटल का जैसे ही आप रेशियो लेंगे वो आपका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी का। द टेबल गिवन बिलो शोज द डेटा कलेक्टेड फॉर तन्वीज वॉकिंग ऑन अ रोड। टाइम दे रखा है बेटा और डिस्टेंस दे रखी है, मतलब वो जब वॉक करती है तो उसका ये है टाइम, 0 मिनट में 0, मतलब शुरुआत में तो 0 रहेगी,
5 मिनट में वो आधा किलोमीटर चल लेती है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल लेती है, 15 मिनट में 1.25, 20 मिनट में 1.5 और 25 मिनट में 1.75 किलोमीटर वो चलती है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट्स एज कंपेयर टू द 10 मिनट्स। वो सीधा सीधा ये कह रहा है आपसे कि इधर परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ 15 मिनट और 10 मिनट के कंपैरिजन में, कितना उसने अपना इंक्रीमेंट किया है, किस में, डिस्टेंस कवर्ड में। तो बेटा डिस्टेंस में परसेंटेज निकालना है आपको। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 15 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 1.25 और 10 मिनट में कितना किया था 1। तो इंक्रीमेंट जो किया डिस्टेंस में, इंक्रीमेंट जो हुआ डिस्टेंस में वो कितना हुआ 1.25 माइनस 1 मतलब 0.25। अब इस इंक्रीमेंट की परसेंटेज निकालनी है, इंक्रीमेंट की कितना उसने अपना डिस्टेंस बढ़ाया। तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान, जितना इंक्रीमेंट हुआ, ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल कितना था पहले 1 किलोमीटर था, बाद में उसने 1.25 किलोमीटर किया है, तो ओरिजिनल कितना था 1 और मल्टीप्लाई 100। बस यही मेरी बात याद रखना आप, जब भी किसी का परसेंटेज निकालना है उसकी क्वांटिटी ऊपर, नीचे जिसके रिस्पेक्ट में वो ली जा रही है उसमें ओरिजिनल में कितनी है वो नीचे और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 1 तो हट गया, 0.25 100 से मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या बनेगा 25। इसका मतलब 25% का उसने इंक्रीमेंट कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये इंक्रीमेंट है 15 और 10 टाइम जो दिया हुआ है ना, 15 मिनट और 10 मिनट में डिस्टेंस का कंपैरिजन करके जो इंक्रीमेंट आया है। The coordinates of a point at a distance of 5 units from x axis and 6 units from y axis। बहुत आसान है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कौन होता है, ऑर्डिनेट, बस याद रखना है। और डिस्टेंस y एक्सिस से जो ली जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा, उल्टा होता है। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो ऑर्डिनेट होती है, कितना है वो 5, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एब्सिसा होता है, कितना है वो 6। तो आंसर क्या बनेगा 6,5। ठीक है, 2-4 सेकंड का क्वेश्चन है ये। किस तरह से, मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे समझा दिया था। ये कहना चाहता है कि कोई पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 5 यूनिट है x एक्सिस से, तो x एक्सिस से 5 यूनिट, मान लीजिए यहाँ पर है वो ये पॉइंट है, x से 5 यूनिट, तो ये डिस्टेंस कितना है 5, ये 5 है। और y एक्सिस से 6 यूनिट, y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 6 यूनिट है। तो इसका मतलब ये 6 है। तो ये जो पॉइंट है ये तो x एक्सिस पर है, यहाँ 6 पर होगा, ये 6 होगा x के लिए, और ये y है तो यहाँ y 5 होगा। तो इस पॉइंट के लिए x, y क्या होगा, x होगा 6 और y कितना होगा 5। तो यही आएगा बेटा, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का रिजल्ट याद रखना है आपको, कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस से अगर डिस्टेंस लेते हैं तो वो होता है y वाला कोऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट जिसे हम बोलते हैं। और y एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं किसी पॉइंट की तो वो होता है x वाला कोऑर्डिनेट, दैट विल बी द एब्सिसा। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/4। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किस वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, या आसान भाषा में उसका रिवर्स कर देना बस। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0/4 का क्या होगा, इसको रिवर्स कर देना है, तो क्या बनेगा 4/0। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, क्योंकि आप कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, अगर 6/2 लिखा हो या 8/4 लिखा हो या 10/4 लिखा हो, आप ये सब कर सकते हो, या 17/2 लिखा हो, आप सब कर सकते हो। कैसे, क्या मतलब होता है इनका मतलब होता है 10 को डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 4। 10 डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 10 एक क्वांटिटी है 10 या रुपए मान लें, 10 रुपए डिवाइड बाई 4 का मतलब बट रहे हैं 4 लोगों में, तो 10 रुपए 4 लोगों में बांटने हैं। तो इसका मतलब 2.5 रुपया एक को मिलेगा, 10 रुपये बट गए। तो इसका और डिवाइड भी ऐसे ही करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 0.20, 4 5 ज़ा 20। 6 रुपये 2 लोगों में बांटने हैं, 3 मिलेंगे, 2 3 ज़ा 6। 8 रुपये 4 लोगों में बांटने हैं, 2 रुपये मिलेंगे, 4 2 ज़ा 8। 17 रुपये 2 लोगों में बांटने हैं, तो एक को 8.5 रुपये मिलेंगे, 2 8 ज़ा 16.5। ठीक है, डिवाइड हो सकता है। और ये तो पूरा है, मैं कहता हूँ अगर ये ना हो 17 की जगह कोई बच्चा के सर आपने वही लिया जो पूरा कट रहा है, आप ऐसा ले लीजिए पूरा ना कटे तो ले लो बेटा, 17/3 ले लो आप। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 5 ज़ा 15 पॉइंट,
और मिलेगा 220, 3 6 ज़ा 18, 220, 3 6 ज़ा 18, ये डॉट 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 रिपीट कर गया 5.66। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना, डेसिमल एक्सपेंशन बना किसका, रैशनल नंबर का, बट डिवाइड तो हो रहा है ना, उसका डेसिमल मिल रहा है हमें। वो डेसिमल कैसा मिला हमें, रैशनल का डेसिमल मिला, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये आपका रिपीटिंग है ना, ये रिपीटिंग है, ये ऐसे लिखा जाता है। हर एक केस में डिवाइड हो रहा है, आपको डेसिमल मिल रहा है, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये कहना चाहता है कि 4 को डिवाइड करो 0 से। इसका मतलब 4 रुपये बांटो आप, मैं कहता हूँ 4 रुपये बांट दो बेटा। आपने कहा ठीक है सर बांट देता हूँ, और किस में बांटो, 0 में, किसी को नहीं देना है। तो आप दिमाग नहीं ख़राब हो जाएगा आपका कि सर क्या कह रहे हैं आप कि 4 रुपये देने हैं और किसी को नहीं देने हैं, और फिर अगर बांट के दिखाओ उसको, तो कहेगा सर ये कैसे हो सकता है। 4 डिवाइडेड बाई 0, 4 को डिवाइड करना है और 0, और किसी में भी नहीं डिवाइड करना है ना, तो ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन अनडिफाइन है। कैसी है, अनडिफाइंड। जो आप कह रहे हैं दिस इज़ अनडिफाइंड, इसको हम अनडिफाइन ही बोलते हैं। और आप दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि डज़ नॉट एग्जिस्ट, कि ये जो डिवीज़न होकर आएगा ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये डिवीज़न होगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आगे जब आप आएंगे ना बड़ी क्लासेस में, तो और अच्छी तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि डायमेंशंस और ओपन हो चुके होंगे आपके, तब थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि व्हाट इज़ दिस डिवाइड बाई 0। If 3/5 of a number exceeds its 2/7 by 44, then what is the number? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने मान लिया उस नंबर को x, तो 3/5 ऑफ द नंबर, 3/5 ऑफ द नंबर एक्सीड्स का मतलब बढ़ा देता है, प्लस कर देता है 44। किसको बढ़ा देता है, इट्स 2/7, उसके 2/7 को, उस नंबर के। 3/5 ऑफ द नंबर अपने 2/7 को एक्सीड बढ़ा देता है, किससे, 44 से। तो यहाँ से नंबर निकालना है हमको। तो बेटा 3/5x ये इस तरफ आ गया, 2/7x बराबर 44, एलसीएम हो गया, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10, 21 माइनस 10 11x, 44 35 उधर गया मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू आ गई 44 इंटू 35 अपॉन 11, 11 से 44 कटा 4 इंटू 35, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 140। सो आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारा, 140। सिर्फ कमाल जो है वो एक इक्वेशन का है। ये लीनियर इक्वेशन आपने अगर लिख ली तो 100% आपका आंसर करेक्ट आएगा। बस इसको लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे इस 44 को यहाँ लिख लें अगर, कि उसका एक्सीड कर गया 44, तो उल्टा हो जाएगा, वो एक्सीड थोड़ी करेगा, ये एक्सीड कर जाएगा। अगर 44 यहाँ जोड़ दिया तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये नंबर अपने 3/5 के अपने से 44 ज़्यादा है, तो वो ये पार्ट हो जाएगा। जबकि उसने कहा ये वाला पार्ट इस पार्ट से 44 ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा है पहले, तो मुझे बराबर करने के लिए जो कम है उसमें ऐड करना है, ना कि जो ज़्यादा है उसमें ऐड करना है। ये बात ध्यान रखनी है। What should be subtracted from this to get this? आसान सा क्वेश्चन है कि क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। मान लिया x, इसमें से 3/4 माइनस 1/2 माइनस 2/3, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि हमें क्या मिल जाए, माइनस का 1/9 मिल जाए। ये पूछा है हमसे, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बेटा इसका। 4 2 ज़ा 8 और 3 24 है, लेकिन 4 2 को काटता है, तो एलसीएम सीधा सीधा 12 आएगा इसका, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/9 को भी इधर ले लें, x को उधर ले लें और सबका एलसीएम एक साथ ले लें, वो भी आसान है। जैसे 3/4 माइनस 1/2 और माइनस का 2/3, और ये माइनस का 1/9 इधर आया तो प्लस का 1/9 हो गया और ये x हो गया। अब आपको यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है, तो 4239 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 4239, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 और 9, और 2 1 ज़ा 2 और 3 का 3 और 9, और फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 है ना, 36 आएगा एलसीएम। और शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और 2 3 और 9, 3 और 9 में 3 9 को काटता है,
तो इन दोनों का तो एलसीएम 9 बनेगा और इनका एलसीएम 4 बनेगा और 9 4 ज़ा 36 आएगा। अब आ जाते हैं 4 9 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 2 18 ज़ा 36, 18 1 ज़ा 18, 3 12 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, फिर 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4। यहाँ 4 मिला तो ये बेटा हो गया x। अब हमारे पास 27 और 4 कितना आया 31, माइनस माइनस ऐड कर लिया कितना बना ये 42, और नीचे है 36 और ये x हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1, 11/36 और बड़ा बेटा नेगेटिव का है तो -11/36। ये वैल्यू आ रही है हमारी x की, -11/36। ठीक है, वैल्यू ऑफ, ये हमसे पूछा गया है 800 a⁻⁴ b⁻⁻2 5 क्यूब इंटू 2⁻⁴ a² और b⁻⁻3। ठीक है, -3 नहीं -5 है ये, -5। अब देखो बेटा इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इन दोनों की बात देख लो, ये a की पावर 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 2 बचेगा, b की पावर -5 ऊपर चला जाएगा तो b की पावर 5 हो जाएगा, 5 और माइनस का 2 ऐड होंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसका मतलब a² b³ आना चाहिए, तो a² b³, a² b² तो बचा नहीं, a² b² बचा नहीं, a² b³, इसमें से कोई आंसर है। अब कौन सा है हमारे पास, हम देखते हैं। 5 की पावर 3 है बेटा, ये 5 की पावर 3 का मतलब है 125, या हम इसको ऐसे लिख लें 5 × 5 × 5, और 2 की पावर 4 है ये, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, और ऊपर 800 है तो 2 × 2 × 2, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। क्या बनेगा बेटा, आपके लिए पूरा मैंने एक्सपेंड कर दिया है, वरना शॉर्ट में तो हम 3 3 लेके 1000 बनाते और काट देते 2 को तो भी कर जाते, लेकिन ये समझाने के लिए 2 5 ज़ा 10 होता है, गया, 2 5 ज़ा 10 होता है, ये भी गया, और 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा गया 2/5। तो आंसर आया 2/5 a² b³, तो 2/5 a² b³। आसान से सवाल है बेटा, हर कोई कर लेगा। ठीक है, बाई वॉट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज दिस। बाई वॉट नंबर शुड दिस मल्टीप्लाइड, मतलब 5/3 (2) को मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से, मतलब x से, ताकि हमें ये मिल जाए 7/3 (1). तो बेटा x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस नेगेटिव पावर को अगर मैं रिवर्स कर दूँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3/7 की पावर 1, और ये पलट के इधर गया तो ये डिवाइड में जाएगा, है ना, 1/5/3 (2). लेकिन अब मैं इसको भी क्या करूँगा, इसको ऊपर ले आऊँगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/7, और ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा 5/3 की पावर 2। तो क्या मिला, 3/7, 5/3 और 5/3, तो 3 से 3 तो कट गया, बाकी रह गया 25/21। तो आंसर क्या मिला बेटा, 25/21। अब ये वही क्वेश्चन है बेटा जो बहुत आसान है, बहुत सिंपल हैं, जल्दी होने वाले हैं। बस ये जो है कि नेगेटिव पावर, इसमें किस तरह से खेला जाता है ये आपको आना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और वो जो अपना माइंडसेट है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन दिल कर रहा होता है कि आ भी सकते हैं, अरे छोड़ो यार, छोड़ देते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहिए। हर एक सवाल को करना चाहिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि वहाँ पर अगर वो चीज़ आ गई और आपने किया तो है, बेमन कर आए हैं, तो वहाँ प्लस माइनस में उलझ गए आप और आपने गलत कर दिया, तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। या तो गलत आ जाए, वहाँ पर ऑप्शन आपका सेट बैठ जाए तो भी गलती है, और या तो ऑप्शन बैठे ही ना तो वो और दिमाग को ख़राब करता है फिर कि मेरा आंसर ही नहीं आ रहा, अगले पर जाते हैं फिर और परेशानी होती है। इसलिए जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस, 2⁴ प्लस 3⁻³ -4 का स्क्वायर किससे डिवाइड करना है, 3⁻⁴ से करना है।
तो बेटा 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना 16 होता है, और प्लस 3 रेज़ टू द पावर -3 को भी मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 4 की पावर 2 16 ही होता है। ये स्मार्टनेस इन्होंने यहाँ दिखाई है कि सवाल देख के बच्चा परेशान हो जाए, लेकिन ये आसान है, क्योंकि ये भी 16 है, ये भी 16 है, कट के ख़त्म। तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा सिर्फ 3 की पावर -3 अपॉन में 3 की पावर -4 है, ऊपर जाके बन जाएगा 3 की पावर 4, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं तो -3 और 4 में से 3 गया तो 1, 3 की पावर 1, क्या बचा 3। आंसर क्या आया मेरे पास? 3 आया। और ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 नीचे ले आएँ, 4 ऊपर ले जाएँ, 3 को 4 बार ओपन करें, 3 को 3 बार ओपन करें, कट पिट के आ जाएगा। कैसे? ये जो बचा था 3 की पावर -3, 3 की पावर -4, ये ऊपर चला गया 3 की पावर 4, ये नीचे आ गया 3 की पावर 3, 3 है यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 3 है 3 बार, 1 2 3 1 2 3, तो क्या बच रहा है बेटा? 3 बच रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 3। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के ऊपर सवाल है। क्या है हमारे पास? सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों का सम कितना दिया है? 19। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11, सरफेस एरिया निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में भी होगा आपके ये। तो जिसको डायगोनल याद होगा वही कर पाएगा कि लेंथ ऑफ डायगोनल दी हुई है। लेंथ ऑफ डायगोनल होती है बेटा l² + b² + h² का अंडर रूट, और वो हमें कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 11। तो हम यहीं के यहीं इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये मिलेगा हमें l² + b² + h², और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। मेरे पास l + b + h है, मेरे पास l² b² h² है, और मुझसे पूछा क्या गया है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? 2lb + bh + lh, ये मुझसे मांगा गया है। ठीक है, किससे करते हैं ये? आइडेंटिटी से करते हैं। आइडेंटिटी से ये हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? हम जानते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, वही रख देंगे यहाँ पर, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है, पर मैं a b c ना इस्तेमाल करके l b और h इस्तेमाल कर लूँगा। तो l + b + h का होल स्क्वायर वो होता है l का स्क्वायर + b का स्क्वायर + h का स्क्वायर + 2lb + 2bh + 2lh। ये मुझे मिल गया है। अब मैं इसमें वैल्यूज़ रख दूँ जल्दी जल्दी। l + b + h मेरे पास 19 है, तो 19 का स्क्वायर, l² + b² + h² 121 है, और इन तीनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो lb + bh + lh मिल गया मुझको। 19 का स्क्वायर बेटा 361 होता है, 121 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये जो 2 टाइम्स lb bh और lh है, ये बेटा क्या है? ये सरफेस एरिया है जो हमसे मांगा गया है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये फॉर्मूला सरफेस एरिया का ही होता है क्यूबॉइड का। तो आंसर आ गया 0, 6 - 2 4, 3 - 1 2। तो मुझे जो चाहिए था सरफेस एरिया कितना है बेटा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जो दिया हुआ था उसको इस्तेमाल किया है और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है हमने, और वहाँ पर हमसे क्वेश्चन बन गया है। एक रेक्टेंगुलर शीट है इस डायमेंशन की, उसे रोल किया गया है लेंथ के अलोंग और सिलेंडर बनाया गया है, तो डायमीटर क्या होगा उसके बेस का? डायमीटर उसके बेस का क्या होगा? देखें बेटा, ये शीट है जैसे, है ना, ये शीट है, तो 44 18, तो लेंथ 44 है और ब्रेथ 18 है इसकी। इसको रोल करना है लेंथ के अलोंग और सिलेंडर बनाना है। ये लेंथ है ना, तो इसके अलोंग रोल करना है ऐसे। ये रोल करा हमने ऐसे, लेंथ के अलोंग रोल कर दिया, क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। तो वो लेंथ जो है वो किस में इस्तेमाल हो गई है? अब जो टॉप और बॉटम के सर्किल हैं उनके सरकमफेरेंस में, तो वो जो लेंथ थी वो क्या बन गई है अब? सरकमफेरेंस ऑफ दिस सिलेंडर। तो वहाँ से फिर हमें क्या निकालना है? उसका डायामीटर। तो देखिए बेटा, जैसे अभी हमने देखा कि सरकमफेरेंस जो है ना, वो हमारा लेंथ में, लेंथ जो है वो सरकमफेरेंस बन गई है, तो सरकमफेरेंस कितनी हो गई? 44 सेंटीमीटर, और सरकमफेरेंस होता क्या है? 2πr, तो 2πr 44, सरकमफेरेंस 2πr भी होता है और πd, क्योंकि 2r क्या होता है अपने आप में? डायमीटर, तो इसने डायमीटर मांगा है तो πd, और पाई की जगह वैल्यू कितनी होगी? 22/7।
44, यहाँ से डायमीटर निकालना है मुझको, तो 44, 7 तो चला गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में और 22 आ गया डिनोमिनेटर में, तो डायमीटर मिला 22 2 ज़ा 44, 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो क्या आया बेटा आंसर? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ है छोटा सा, बस ये कंसेप्ट समझने की बात है कि इसमें क्या दिया है और वो जो लेंथ है उसमें रोल किया जा रहा है, तो वो क्या बना रहा है? सर्कमफ्रेंस बना रहा है सर्किल का, और झट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन अ मिनट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224। ये लेटरल सरफेस एरिया है, फिर से वही एक सिलेंडर है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कितना दिया है? 4224 दिया है। अब उसे कट कर दिया है ना, कट करके और उसे क्या बना दिया? एक रेक्टेंगुलर शीट। तो बिल्कुल वही है, यही शीट है, ये ऐसे है, इसका लेटरल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसे कट मार दिया और कट मार के उसे क्या बना दिया? शीट बना दिया। तो वो क्या बनाएगा? वो जो लेटरल सरफेस एरिया था वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना वो चीज़। वो कर्व किस में इस्तेमाल हो गई? शीट में, तो रेक्टेंगल का एरिया। तो वहाँ पर उस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ दी हुई है, पेरीमीटर मांगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया इस कर्व सरफेस एरिया के बराबर आ जाएगा। इसमें विड्थ है 32, तो 32 विड्थ आ गई, 4224, तो लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से 4224 अपॉन 32, तो लेंथ कितनी आ गई? 32 1 ज़ा 32 बचा 10, 102, 32 3 ज़ा 96 बचा 6, 64, 32 2 ज़ा 64, तो लेंथ आ गई बेटा 132 सेंटीमीटर। हमसे मांगा क्या है? हमसे मांगा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? 2 टाइम्स L प्लस B। तो 2 टाइम्स लेंथ आई हमारे पास 132 और विड्थ है हमारे पास 32, 132 और 32 हुआ 164, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 का 2 कहीं लगा 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो मेरे पास पेरीमीटर कितना आ गया बेटा? 328 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन अच्छे हैं कि समझ आपकी हो डेवलप कि किस तरह से हमें किसको कैसे देखना है, अप्रोच क्या लगानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्राइंगुलर नंबर? एक अच्छा सवाल है। ट्राइंगुलर नंबर जो जानता होगा बेटा वही कर पाएगा कि ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं। जैसे हम उन बॉल्स को हम अरेंजमेंट करें और ट्राइंगल्स बनाएं, तो जैसे एक बॉल लगाई, अब ट्राइंगल बनाना है तो अब 3 बॉल लगानी पड़ेंगी, तो ये ट्राइंगल बनेगा। फिर हमने एक बढ़ा दी, इधर बढ़ा दी और इधर बढ़ा दी और एक ऐसे, फिर अगला बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, इस तरह से। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं ये, दीज आर द ट्राइंगुलर नंबर। फिर अगला बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, इस तरह से। ये सारे के सारे क्या क्या यूज़ हो रहा है इसमें? 1, इसमें 3, इसमें 6 और इसमें 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और इसमें 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। ये सारे ट्रायंगुलर नंबर है 1 3 6 10 15। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इसमें से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो क्या हम ऐसे बॉल बनाते रहेंगे? नहीं, इनका फॉर्मूला होता है ना ट्रायंगुलर नंबर का n + 1/2। ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर है। अब आप इसको चेक कर लीजिए बस रख कर। पहले के लिए 1 रखा मैंने तो 1 + 1 2 से 2 कट के 1 आ रहा है। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो 2 रख दो, तीसरा निकालना है 3 रख दो, चौथा निकालना है, ऐसे निकालते रहो आप। अब 10 तो ऑलरेडी होता है तो ये तो सही है, 15 होता है ठीक है, 21 चेक करना है तो 4 रख दीजिए इसमें, नहीं 1 2 3 4 5 6 रख दीजिए इसमें, तो छठा 6, तो 6 और 6 + 1 और नीचे 2 आया तो 2 से 6 कैंसिल आउट हुआ 3 और 6 + 1 7। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 21 ही है। इसका मतलब ये भी ट्रायंगुलर नंबर है, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है, ये ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे तीनों। कौन सा होगा? 26, क्योंकि 21 के बाद जो अगला नंबर आएगा ट्रायंगुलर नंबर वो 7 रख कर आएगा और वो बनेगा 7 और 7 + 1 8 / 2, 2 से 8 कटा तो 4 और 7 4 ज़ा 28, तो वो ट्रायंगुलर नंबर कौन सा बनेगा? वो 28 बनेगा। तो इस हिसाब से आंसर हमारा 26 हो जाएगा। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6000 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से क्या घटा दिया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा आपको? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसका
स्क्वायर रूट निकालिए, जो बचेगा रिमाइंडर के तौर पे उसे ही हटाना है हमको। कैसे करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं, है ना। फिर 60 है यहाँ पर, 7 7 ज़ा 7 टाइम जाएगा 49, ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखा दिया था। 8 8 ज़ा 64 ज़्यादा हो जाएगा, 11 बना, और यहाँ जिससे करते हैं उसी को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ बना 14। फिर कितना आया 0 0। अब 14 को मल्टीप्लाई करें तो जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 7 टाइम देख लेते हैं, 7 7 ज़ा 49, कहीं लगा 4, 7 4 ज़ा 28 और 4 32 का 2, कहीं लगा 3, 7 7 और 3 10, ये कम रह गया है ना। हाँ सही है, तो ये 7 टाइम्स, तो ये बना 1029, तो 10 में से 9 माइनस हुआ 1 और 9 में से 2 माइनस हुआ 7, ये 71 जो बच गया है रिमाइंडर के तौर पर, इसे नहीं बचना था, 0 हो जाना था, तो 77 का स्क्वायर बन जाता है ये। 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 7 इंटू 7 को 77 से जब मल्टीप्लाई करके देखोगे आप, तो इस 71 को हटाकर जो आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका। तो आंसर क्या बनेगा 71, कि इस 71 को अगर हम हटा दें 6000 में से, 6000 में से अगर हम 71 को हटा दें तो क्या बनेगा 5929, ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 77 का। ये 71 हटाने के बाद, तो इसने यही मांगा है कि किसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें 6000 में से, ताकि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम कर सकते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हटाना है। देखें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसका क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट। अब 225 और 64 बेटा 289 होता है, और 289 पर स्क्वायर रूट और उसका करना है क्यूब। 289 17 का स्क्वायर होता है। अब पावर मल्टीप्लाई हुई, 2 से 2 कट गया, तो बचा कौन 17 का क्यूब। 17 का क्यूब क्या होगा 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 तो 289 होता है, इंटू 17, 9 7 ज़ा 63, 3 पर ही ख़त्म हो रहे हैं सारे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 9 ज़ा 17 को 289 से, तो 7 9 ज़ा 63 कहीं लगा 6, 7 8 ज़ा 56 और 6 62 कहीं लगा 6, 7 2 ज़ा 14 और 6 20, और ये बना 289, तो ये आ गया 3 और ये 1 और ये 9 और ये 4, तो 4913 आंसर कौन सा है बेटा 4913। ठीक है, कुछ भी नहीं था, इसका स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, इसका स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, दोनों को जोड़ दिया, इसका हमें स्क्वायर किसका होता है ये याद होना चाहिए, और उसके बाद स्क्वायर तो याद ही होता है, यहाँ मल्टीप्लाई आपने करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को याद है तो वो याद भी रख सकता है 17 का, वरना जब टाइम थोड़ा सा जाएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई करने में जाएगा बस। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा, तो बेटा वॉल्यूम दिया है क्यूब का 0.00172 वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का ए क्यूब है ना, और इधर क्या है, इधर है 1728 और 1 2 3 4 5 6 डेसिमल हटा दिया तो नीचे आ जाएंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा मुझे निकालना है ए, तो क्यूब हटा के मुझे यहाँ पर भी क्यूब रखना पड़ेगा, तो ये 12 का क्यूब है और ये 100 का क्यूब है। 12 का क्यूब होता है 1728, 100 का क्यूब होता है 1 के आगे 6 0। अब यहाँ कंपेयर किया तो ए क्या मिला मुझे 12/100, ये मिला मुझे ए, या 1.2 भी कह सकता हूँ मैं इसको, है ना 1.2। मुझसे क्या मांगा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 6a², तो 6 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, ए कितना है 12/100 और 12/100, ठीक है ए स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं बस इसको, 12 12 ज़ा 144 होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 144 और नीचे 100 का मतलब है 4 0, और 6 4 ज़ा 24 का 4 कैरी लगा 2, 6 4 ज़ा 24 और 2 26 कैरी लगा 2, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, और नीचे आ गए 4 0, 4 के बाद लग जाएगा डेसिमल 1 2 3 4 और 0, तो 0.0864 0.0864 मीटर क्यूब, 0.0864 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्योंकि वो सरफेस एरिया है ना, वॉल्यूम नहीं है। देखो यहाँ फंसा दिया ना, ये देखकर अगर पहली बार में ये देख के कोई लगा गया तो गया काम से कि ऑप्शन तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट तो ठीक है पर इसकी यूनिट गलत है,
क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम किस में आता है, मीटर क्यूब में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों में से कोई एक होना था, तो ये है हमारा 0.0864। ठीक है, ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। The sum of two numbers is 17 while the sum of their squares is 153. The sum of the cubes of those two numbers is, क्या दे रखा है बेटा, सम दो नंबर का 17 है, मतलब दो नंबर हैं x प्लस वाई, उनका सम 17 है और उनके स्क्वायर्स का सम 153 है, मतलब उनके स्क्वायर करके अगर जोड़े जाएं तो वो 153 है। ठीक है बेटा, तो द सम ऑफ द क्यूब्स, इनके क्यूब्स का सम मांगा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मांगा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मांगा है। दो तरीके हैं करने के, एक तो ये कि इसको इसमें इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकालो, वो तो बहुत टफ पड़ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, वो तो अब ये आप कर भी नहीं पाओगे शायद, तो वो कहने को मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं उसको, लेकिन बड़ा हो जाएगा, x और y की वैल्यू निकाल के फिर उन दोनों का क्यूब कर दें, ऐड कर दें, चल जाएगा काम। एक काम ये हो सकता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये लगा दीजिए। तो मेरे पास x प्लस वाई मौजूद है, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मौजूद है, मेरे पास क्या नहीं है, एक्स वाई। सबसे पहले मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा यहाँ पर। अब एक्स वाई कैसे आएगा, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में देखे होंगे, और जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आइडेंटिटीज़ के साथ खेला जाता है कि किस तरीके से हमें क्या चाहिए, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, क्या यूज़ करना है, कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं, कैसे कम फंस सकते हैं, वक्त कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो है मुझे एक्स वाई निकालना है। अब मैं एक्स वाई कैसे निकाल सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दोनों दिया हुआ है, तो मैं लगा लूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ay, ये मैंने लगा लिया। तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू 17 है, तो 17 रख दिया मैंने, 17 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 153 है, 153 रख दिया, प्लस 2xy। 17 का स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए 289, 153 इस तरफ आ गया, बचा 2xy। फिर 9 में से 3 माइनस हुआ 6, 8 में से 5 माइनस हुआ 3, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 136 के नीचे 2 आ गया, और ये xy 2 से कैंसिल आउट हुआ, 2 6 12, 1 बचा 16, 2 8 16। तो xy की वैल्यू कितनी आई बेटा, 68। अब मैं यहाँ रख देता हूँ, मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए था, तो x प्लस वाई कितना है मेरे पास 17 मल्टीप्लाई, और ये जो चीज़ है इसको रख देते हैं 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 153 माइनस एक्स वाई कितना है 68, तो 68 माइनस हो जाएगा, तो 17 मल्टीप्लाई 13 में से 8 माइनस हुआ 5, इधर बचा 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो 14 माइनस 6 8, 17 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 5 ज़ा 85 होता है, 5 कैरी लगा 8, और 17 8 ज़ा 136 होता है, 136 और 8 144, तो कितना बना 1445, तो 1445 आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं हुए हमने जस्ट लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वहाँ से ए वाई निकाला, एक्स वाई निकाला, और हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू रख दी और आंसर निकाल लिया। ठीक है बेटा, बस 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट। स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी तो देख लेते हैं। 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर, 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर मतलब x इज 5 मोर, 5 ज़्यादा है किससे, 2/3 पार्ट से, 2/3 पार्ट से 5 ज़्यादा है, ये है मेरा आंसर। अब देख लेता हूँ मैं, 2/3 माइनस 3/4 ना, अगर माइनस करना है तो ये इधर आएगा, ऐसे होगा 3/4 माइनस 2/3 5, या तो ये वो होगा आंसर या ये होगा, तो ये तो नहीं है। माइनस माइनस 3/4, तो 3/4 पॉजिटिव, दोनों माइनस, ये भी नहीं है। 3/4 बराबर 2/3x प्लस 5, बिल्कुल परफेक्ट है। 3/4 माइनस 5 और ये 3/4 माइनस 5 और ये भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3/4 माइनस 5 करता तो ये पॉजिटिव आता, लेकिन ये ने नेगेटिव दे रखा है, तो सिर्फ कौन सा बन रहा है मेरा, सी ऑप्शन। ठीक है, छोटा सा सवाल, कुछ ऐसे दिए इन्होंने जिसमें टाइम लगा, तो फिर कुछ ऐसे दे देते हैं जिनमें आप यूँ निकल जाओ बस। इफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटे की तरफ, तो इनमें से कौन सा नंबर बीच में आएगा, ये पूछ रहे हैं कि मिडिल में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, बीच में कौन सा नंबर आएगा। थोड़ा सा हम बेटा इसमें अपना जो है लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ा सा IQ का इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे ये पॉजिटिव है,
और ये पॉजिटिव है और 3 नंबर नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव तो पहले आएंगे और नेगेटिव बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो पॉजिटिव नंबर तो बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, और नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू न्यूमेरिकल की होगी उतनी छोटी होगी। तो इसका मतलब अरेंजमेंट ऐसे होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पहले, नेगेटिव नेगेटिव बाद में। तो मुझसे उसने पूछा है मिडिल में कौन आएगा, तो मिडिल में कौन आएगा, मिडिल में नेगेटिव नंबर आएगा। तो दोनों पॉजिटिव तो मेरे काम के ही नहीं है, तो आंसर 4/9 नहीं हो सकता, 2/5 नहीं हो सकता, है ना। बचे दो ऑप्शन कौन से बचे, ये दोनों। इन दोनों में जो न्यूमेरिकल में छोटा है वो बड़ा होगा, है ना, जिसकी वैल्यू छोटी है। जैसे -3 और -5 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है ना, -5 छोटा है। तो इसी तरीके से 1/6 और 6/7 में 1/6 माइनस का ये बड़ा है किससे, 6/7 से। तो ऑप्शन कौन सा सही है, -1/6। सबसे पहले कौन आएगा, -1/6 आएगा। अब 6/7 और 3/4 में कोई भी आए उसे हमें मतलब नहीं, हमें तो ये मतलब है कि बीच में कौन आएगा। तो बीच में ऑप्शन में 2 नंबर हैं, उन दोनों में बड़ा कौन है, उनमें -1/6 और -6/7 में ये बड़ा है, क्योंकि ये बनेगा माइनस का 0 पॉइंट समथिंग और ये बनेगा माइनस का 1 पॉइंट समथिंग। तो ये वैल्यू आपकी बड़ी है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, -1/6। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -11 -25 का। तो बेटा इसका एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है, तो ये अपने आप में +11/25 है। एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस से। तो आंसर क्या बना, -11/25। इट्स द एडिटिव इन्वर्स। और ये बेटा हमारा पूरा हुआ 2024 का। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा और मज़ा भी आया होगा। और जो है 23 का पेपर हम जब मिलेंगे अब तो उसको सॉल्व करेंगे। और जैसे कि अब ईद भी आने वाली है, तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और इंशाल्लाह हम जो है अब अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे तो 2023 का पेपर हम सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छी तरह से देखेंगे उसको और कंसेप्ट्स को कि क्या उसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टेक केयर।